नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। इकोनॉमिक्स एमसीक्यू का यह पहला वीडियो होगा जिसमें इकोनॉमिक्स के स्टैटिक पोर्शन जो है उसके एमसीक्यू हम लोग करेंगे। इंडिपेंडेंस के पश्चात का जो इकोनॉमिक हमारा हिस्ट्री है उससे जुड़े हुए एक दो सवाल मिनिमम आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का हो, पीसीएस का हो, कोई भी पीसीएस हो, उससे नीचे का तो मुझे नहीं अंदाज़ा है। मैंने कभी पढ़ाया नहीं, कभी देखा नहीं, तो इस लेवल तक में तो उसके एमसीक्यू ज़रूर ही आते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस के हिस्ट्री से भी और इकोनॉमिक्स से भी, पॉलिटिक्स से भी सवाल ज़रूर ही पूछे जाते, एक सवाल तो मिनिमम मिलेगा ही आपको। तो इकोनॉमिक्स के हम लोग एमसीक्यू शुरू कर रहे हैं जिसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे। ये पहला वीडियो होगा जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं होंगी, सतत विकास हो सकता है, राष्ट्रीय आय होगा, प्रमुख योजनाएं हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान किस देश की मदद से कौन से फैक्ट्रियाँ कहाँ पर स्थापित की गई, कौन सा उद्योग भारत में स्थापित किया गया, उसके एमसीक्यू भी हम लोग करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा और पहले इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। साथ साथ में कुछ बहुत आसान स्तर के एमसीक्यू भी होंगे और कुछ मॉडरेट, कुछ कठिन स्तर के भी होंगे। सभी प्रकार के एमसीक्यू होंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर ही देखिएगा। और अब कम ही समय बचा हुआ है। आज जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन 3 अगस्त हो रहा है, तो 3 अगस्त अगर आज है तो कम ही दिन, अब तो मात्र 1 महीना 10 दिन बाद आपका एग्ज़ाम हो गया रहेगा इस समय तक। देखिए पहला सवाल क्या है, स्वतंत्रता के बाद भारत द्वारा अपनाया गया प्राथमिक आर्थिक मॉडल कौन सा था। भारत के पास उस समय 2 ऑप्शन थे और दुनिया में कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी। 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड होता है और कोल्ड वॉर उसी के पश्चात से शुरू हो जाता है, जिसमें दुनिया कैपिटलिस्ट और जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है उसमें बंटने लग जाती है। सोशलिस्ट आधारित मतलब कि सरकार का थोड़ा सा हस्तक्षेप, कैपिटलिस्ट यानी कि बाजार पर आधारित, मांग और सप्लाई पर, डिमांड एंड सप्लाई पर आधारित। तो भारत के प्रधानमंत्री जी को ये लगा कि हम अगर कैपिटलिस्ट की ओर जाएंगे तो हमारी जनसंख्या बाजारवाद को झेल पाए ऐसी नहीं है, इसलिए देश के रिसोर्स पर सरकार ने अपना कब्जा किया। रिसोर्स का तात्पर्य ऐसे उद्योग जो कोर इंडस्ट्री थे, कोर इंडस्ट्री, इसको अपने हाथों में सरकार ने ले लिया उस समय। और इसके अलावा उत्पादित वस्तु, जो उत्पादक प्रोडक्ट होते हैं, डेली यूज के कंज्यूमर प्रोडक्ट जिनको कहा जाता है, उन पर भी सरकार ने नियंत्रण स्थापित किया था शुरुआत में। इसलिए शुरुआत में ब्रेड से लेकर सुई से लेकर घड़ी तक हर काम सरकार ही करती थी, सरकार ही बनाती थी। तो इस मॉडल को मिश्रित मॉडल कहा गया, जिसमें बाजार के लिए भी कुछ चीज़ें छोड़ी गई लेकिन अधिकांश चीज़ों पर सरकार का अपना रहा प्रभाव, सरकार के रूल रेगुलेशन बहुत कड़े रहे। इसको मिश्रित मॉडल कहा जाता है बंधुओं। कौन सा मॉडल? तो मिश्रित मॉडल, मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। भारत ने स्वतंत्रता के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाया जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की भूमिका थी, जो नेहरूवादी समाजवाद और नियोजित विकास पर आधारित थी। इसको शुरू किया गया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि किसका नाम आना चाहिए आपके दिमाग में? एडम स्मिथ का नाम आना चाहिए। एडम स्मिथ का किताब का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन ये किताब इन्होंने लिखा और इनको मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर माना जाता है। अपने भारत में इकोनॉमिक्स की पहली बुक जो मानी जाती है वो अर्थशास्त्र, लेकिन उसको इकोनॉमिक्स की ही केवल बुक नहीं मानी जाती, वो गवर्नेंस का बुक है। उसमें शासन तंत्र, पॉलिटी के बारे में भी लिखा हुआ है। इसी के कारण से शायद चाणक्य को इकोनॉमिक्स का जन्मदाता नहीं माना जाता, एडम स्मिथ को मॉडर्न इकोनॉमिक्स का जन्मदाता माना जाता है। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए, 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का था? सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र। तो एग्रीकल्चर का योगदान उस समय सबसे ज़्यादा था। जब हम देश आज़ाद हुआ हमारा 1947 में, तो देश की इकोनॉमी में कृषि सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं था भारत में और सेवा सेक्टर भी उस समय नहीं था भारत में, ठीक है। और जब भारत अंग्रेज आए थे तो दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग का 25% भारत से एक्सपोर्ट होता था। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जब अंग्रेज भारत आए थे, जब यूरोपीय लोग भारत आए थे, दुनिया का अगर 4 सामान बिक रहा है तो हर चौथा सामान भारत में बना हुआ होता था। मैन्युफैक्चरिंग हम हब हुआ करते थे। अब हमारी इकोनॉमी कृषि पर आधारित रह गई, अर्थात पुअर इकोनॉमी रह गई, अल्प विकसित इकोनॉमी रह गई। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 1947 भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग 50% था, क्योंकि अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित ही थी उस समय। 1950 से 64 के बीच भारत की औसत वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर क्या थी? क्यों पूछा है मैंने? 1950 से लेकर 1964 तक भारत का औसत वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर क्या थी? इसमें मुझे आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना है।
जो अपने भारतीय इकोनॉमिक्स के द्वारा ही दिया गया, उनका नाम आगे आएगा, मैं उनका नाम भी बताऊंगा आपको। 1950 से 1964 के बीच में 4.2% के आसपास ही हमारी ग्रोथ रेट थी। और इसको क्रिटिसिज्म के लिए भारत के ही इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने इसका नाम दिया हिंदू वृद्धि दर। ये अपमानित करने के लिए नाम दिया गया था। इस वृद्धि दर को तोड़ा किसने? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह और जो प्रधानमंत्री हमारे हुए उस समय के नरसिम्हा राव जी, इन दोनों के कारण ही ये जो मिथक था कि हिंदू ग्रोथ रेट, इससे ज़्यादा हिंदू लोग ग्रोथ कर ही नहीं सकते हैं, इसको उन्होंने ही तोड़ा 4.2% को। जब हमारी एलपीजी की नीति शुरू होती है तो उसके पश्चात हमारा ग्रोथ रेट बढ़ता है। इस पर आगे भी हम लोग सवाल करेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस क्षेत्र पर था? तो यह जो था प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि और सिंचाई पर हेराड डोमर मॉडल इसको कहा जाता है। कृषि और सिंचाई पर बेस्ड था। पहले में हमें प्राथमिक सेक्टर अर्थात कृषि को डेवलप करना था। दूसरे में सेकेंडरी सेक्टर अर्थात हेवी इंडस्ट्री जिसको महालनोबिस मॉडल कहा जाता है, उसको हमें डेवलप करना था। तो कृषि और सिंचाई इसका आंसर हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें भारी उद्योगों पर जोर दिया गया, हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया देश का। जो बड़े बड़े आप कारखाने देखते हैं वो इसी समय में स्थापित किए गए थे सरकार के द्वारा। किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल फार्मूला के आधार पर वित्तीय आवंटन किया गया? तो यह पंचवर्षीय योजना चौथी पंचवर्षीय योजना है। 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया। ने राज्यों को केंद्रीय सहायता के लिए मानदंड निर्धारित किया गया इसी के समय में गॉडगिल फार्मूला के आधार पर। तो इसका आंसर चौथी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। अगला सवाल है किस पंचवर्षीय योजना को योजना अवकाश के कारण बाधित किया गया था? हमारे पास वित्त नहीं थे, इसके कारण से इसको बाधा पहुंचा था। योजना अवकाश हो गया था इस समय योजना अवकाश हो गया था पंचवर्षीय योजना के दौरान। पंचवर्षीय योजना का मॉडल हमने यूएसएसआर से लिया है, जिसे 5 वर्षों की प्लानिंग करके देश को डेवलप करने का प्रयास किया जाता है। उस छोटे छोटे लक्ष्यों को अचीव करने का प्रयास किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चौथी पंचवर्षीय योजना है। 1969 से 69 के बीच सूखे और युद्ध, 62 ईस्वी में चीन से युद्ध, 65 में पाकिस्तान से युद्ध, और उस समय देश में भारी सूखा पड़ गया था। देश के पूर्वी भाग में, खास तौर से बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन सब भागों में बहुत भयंकर सूखा पड़े थे। इसके कारण से उस समय योजना अवकाश घोषित करना पड़ गया था। 1966 से 69 के बीच में योजना अवकाश को लागू किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसी प्रकार से एक सवाल और पूछा जाता है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान एलपीजी नीति को लागू किया गया? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना। इस पर आधारित और भी एमसीक्यू आएंगे अभी। अगला देखिए सवाल क्या है कि भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किस वैज्ञानिक ने किया था? इनका नाम है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन था। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में कृषि का सबसे बड़ा रिफॉर्मर माना जाता है। इन्हीं के कारण पेट भर के हम लोग खा पाए, हमारी इकोनॉमी आत्मनिर्भर हो पाई, हमारी विदेश नीति आत्मनिर्भर हो पाई। तो डॉक्टर एस स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किया, जिसमें उच्च उपज वाली किस्में इसका उपयोग किया जाता था। दरअसल हरित क्रांति में गेम चेंजर क्या हुआ? तो हाइब्रिड बीज, उन्नत उपज वाली, और डीडीटी उर्वरक, इन 3 चीज़ों ने कमाल कर दिया। इसी के आधार पर हमारा जो उत्पादन है वो 150 से 200% बढ़ गया। जो हम निर्यातक बन गए गेहूं के, वो पहले हम आयातक हुआ करते थे। वो भी 2म दर्जे का गेहूं हमें मिलता था, जो वहाँ पर पशुओं को खिलाया जाता था अमेरिका में। हरित क्रांति ने भारत में किस फसल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि की? तो गेहूं के उत्पादन, वो भी भारत के किस भाग में? भारत के पश्चिम भाग में, पंजाब, हरियाणा के मैदानी भाग में, इनमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। हरित क्रांति का प्रारंभिक चरण किन 2 राज्यों में केंद्रित रहा? तो पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में केंद्रित रहा, जहां सिंचाई और उर्वरक उपयोग बढ़ा, और यहां पर किसान भी समृद्ध थे जो इस चीज़ में निवेश कर सकते थे। अभी मैंने आपको बताया कि देश का पूर्वी भाग जो था इसमें भीषण सूखा से प्रेरित था, भीषण सूखा से प्रभावित था, जिसके कारण से वो कृषि में निवेश नहीं कर सकते थे। इसीलिए देश के पूर्वी भागों में हरित क्रांति का प्रभाव लगभग में शून्य रहा। सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा देश के पश्चिमी भागों में, और देश के दक्षिण भागों में, तमिलनाडु जैसे राज्यों में इसका प्रभाव जरूर देखा गया। हरित क्रांति के दौरान कौन सा उर्वरक सबसे अधिक उपयोग किया गया? नाइट्रोजन वाले उर्वरक, फास्फोरस,
पोटेशियम, सल्फर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, यूरिया और डीडीटी बेस्ड जो उर्वरक थे उनका सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया। हरित क्रांति के दौरान नाइट्रोजन उर्वरकों का उपयोग व्यापक रूप से हुआ जो फसल उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक था। इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत में जीडीपी को स्थिर कीमतों पर मापने के लिए आधार वर्ष 2025 ईस्वी तक कितना रखा गया है, तो 2011-12 के आधार पर हम लोग जीडीपी मापते हैं। जीडीपी कैसे मापा जाता है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ कुछ चीज़ों को। 2011-12 है, आज के कीमत पर पहले यहाँ पर जीडीपी निकालेंगे, फिर 2024-25 का निकालेंगे, यहाँ पर जीडीपी निकालेंगे, फिर इन दोनों जीडीपी को कंपेयर करेंगे। उसके पश्चात से हम ग्रोथ रेट डिसाइड करते हैं, कितना ग्रोथ रेट निकल करके आया, कितना हमारा जीडीपी बढ़ा है, इस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाए, 11-12 वर्तमान में रखा गया है, जिसको आने वाले समय में 22-23 कर दिया जाएगा। 2022-2023 इसको किया जा सकता है। जीडीपी का आधार वर्ष बदला जा सकता है। जीडीपी का आधार वर्ष बदलने मात्र से आपको जीडीपी बहुत बड़ी दिखेगी। जैसे अगर हम जीडीपी का आधार वर्ष जो है बदल। अगला सवाल है कि भारत में सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई और जीडीपी बहुत पढ़ा होगा बंधुओं, इनमें अंतर पूछा गया है। क्या इसमें अंतर होता है, मैं चारों ऑप्शन दिखाता हूँ, सोचिए जरा ऐसा ही सवाल आपको मिल जाए, आंसर जरा इसका निकालिएगा, देखते नेगेटिव लगते हैं कि नहीं। जीएनआई में विदेशी आय शामिल होती है, जीएनआई इंक्लूड्स फॉरेन इनकम, सच बात है क्या। जीडीपी में आयात शामिल होता है, जीएनआई में निर्यात शामिल होता है, जीडीपी में कर शामिल नहीं होता है, जीडीपी एक्सक्लूड टैक्सेस। क्या इसका आंसर हो जाएगा, 15 का आंसर देखते हैं। जीएनआई में विदेशी आय भी शामिल होती है जो जीडीपी में शामिल नहीं होती है। अर्थात भारत का कोई व्यक्ति अगर अमेरिका में रह रहा है, उसने वहाँ पर किसी चीज़ को के कारण से आय सृजित किया है, तो ग्रॉस नेशनल इनकम में वो चीज़ शामिल होता है। लेकिन जीडीपी में ऐसा नहीं होता है। जीडीपी में हमारे घरेलू सीमा क्षेत्र के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु का अंतिम मौद्रिक मूल्य जो होता है वही जीडीपी होता है। हमारे घरेलू सीमा के भीतर जो चीज़ उत्पादित हुआ है वही होगा सभी निवासियों द्वारा। हमारे घरेलू सीमा में अगर किसी विदेश के आदमी के द्वारा कोई आय सृजित की गई है तो वो भी हमारे जीडीपी का हिस्सा होता है। ठीक है, और हमारे घरेलू सीमा के बाहर किसी भारतीय के द्वारा आय सृजित की गई है तो वो हमारे जीडीपी का हिस्सा नहीं होता है। जीडीपी जीएनपी मैंने पढ़ाया था बहुत पहले 2022 में जब चैनल शुरू किया था, देखिएगा फुर्सत मिले तो। फिर से मैंने पढ़ाने का सोचा, लेकिन पढ़ाने वाले वीडियोस पर बच्चे रिस्पॉन्स नहीं करते हैं सही से, इसलिए फ्री में पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है यूट्यूब पर। पता नहीं क्या है कारण, जो भी हो। चलिए ए इसका आंसर हो जाएगा। SDG 7 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य जो है वो है किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा। SDG कभी कभार ऐसे ही पूछ लिया जाता है। इसमें 17 लक्ष्य बनाए गए हैं और 169 इसके सब गोल्स बनाए गए हैं। इसका SDG 7 का होता है किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा, इसका आंसर बी हो जाएगा। 1950 से 58 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था किस शब्द से जाना जाता है, यही मुझे आपको बताना था। ये पूछा जा चुका है BPSC PT में, BPSC प्रीलिम एग्जाम में पूछा जा चुका है यह। इसका हो जाएगा हिंदू वृद्धि दर, हिंदू ग्रोथ रेट इसको कहा जाता था, हिंदू ग्रोथ रेट। और ये नाम किसने दिया था, तो भारतीय अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने यह नाम दिया था, जिस मिथक को तोड़ा डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव की सरकार ने LPG के नीति के द्वारा इस मिथक को तोड़ा गया कि हिंदू ग्रोथ रेट जो है यह एक अपमानित करने वाला शब्द है। भारत जो है वो 8% के दर से वृद्धि कर सकता है और आज भी कर रहा है। अमेरिका से तेज़ी गति से वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा भ्रम है। अमेरिका की इकॉनमी है $20 ट्रिलियन की, ठीक है, मान के चलते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। वो 1.5% की दर से बढ़ रहा है। अपना इकॉनमी है 3.5, मान लीजिए $4 ट्रिलियन की है, हम 8% से ही बढ़ रहे हैं, तो उनका 1.5% हमारे 8% से कई ज़्यादा बड़ा होगा। तो ये भी एक मिथक है। फिलहाल हम दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग तो हैं ही, हमारी इकॉनमी कोई डेड इकॉनमी तो है नहीं। स्वतंत्रता के बाद भारत में कौन सा क्षेत्र लोकतंत्र का मंदिर कहलाता था, कृषि, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, निजी क्षेत्र या फिर अगला है सेवा क्षेत्र। किसको लोकतंत्र का मंदिर शब्द दिया गया,
लोकतंत्र का मंदिर का शब्द दिया गया उस समय के इकोनॉमिक्स के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जो थे, पब्लिक सेक्टर के जो बैंक, पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां थे, इनको कहा गया। भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा था? स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक। इसमें से आंसर क्या होगा? और अगर मैं इसमें आरबीआई डाल दूं तो फिर आंसर क्या होगा? इसमें से आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955। ठीक है, आप मुझे एक और चीज़ बताइएगा, एलआईसी का कब राष्ट्रीयकरण किया गया? एलआईसी को कब शुरू किया गया है, स्थापित किया? एलआईसी जो आज बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी बीमा कंपनियों में से एक है, उसको कब शुरू किया गया? और अगर इसमें आरबीआई भी रहता ना ऑप्शन, सबसे पहला जो होता राष्ट्रीयकरण वो है आरबीआई का 1948 में, आज़ादी के ठीक पश्चात आरबीआई को सबसे पहले राष्ट्रीयकृत किया गया। उसके पश्चात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो उस समय के भारत की सबसे बड़ी बैंक हुआ करती थी सार्वजनिक सेक्टर की, और आज भी सबसे बड़ी बैंक सार्वजनिक सेक्टर की यही है, तो उसको सबसे पहले राष्ट्रीयकृत किया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के माध्यम से स्थापित किया गया। पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम था इसका? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम था। तो ये भी याद रखिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक जब स्थापित हुआ तो लाला लाजपत राय जो हैं वो भी इसके अध्यक्ष रहे हैं, वो भी इसके संस्थापक सदस्य में भी शामिल रहे, बाद में इसकी अध्यक्षता भी की उन्होंने। अपने देश का, अपने लोगों द्वारा स्थापित बैंक होना चाहिए, इसी उद्देश्य इन बैंकों को शुरू किया गया था उस समय। ठीक है, 1970 के दशक में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 1969 में इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया। उन्होंने देखा कि इससे पहले जो बैंक थे वो केवल अमीर वर्गों को, अमीर और अभिजात वर्ग जो थे उन्हीं को केवल ऋण देता था, मध्यम वर्ग को ऋण ही नहीं देता था। आप जाओगे बैंक आपको ऋण ही नहीं देगा। इसीलिए हमारे जो हमसे पहले की जनरेशन है उनके मन में बैंकों को लेकर कोई सकारात्मक वैल्यूज़ नहीं थे। उनके मन में बैंकों को लेकर हमेशा नकारात्मक रहता था। बैंक में पैसा मत रखो, बोतली में रख लो, ट्रंक में रख लो, बैग में रख लो, घर में लकड़ी के संदूक में दबा करके रख लो, लेकिन बैंक को मत रखो। ये इसी कारण से था क्योंकि बैंक उस समय विश्वसनीय गरीब लोगों के लिए नहीं माना जाता था। तो इसी को देखते हुए 1969 में इंदिरा गांधी जी ने बोला कि बैंक अब सरकार के होंगे, हमारी मर्जी होगी, हम जहां मर्जी वहां शाखा खोलेंगे। उससे पहले बैंक जो थे वो वहीं पर शाखा खोलते थे जहां पर उनको प्रॉफिट होता था। एसबीआई की शाखा क्यों आपको छोटे छोटे बस्ती में भी मिल जाता है? क्योंकि सरकारी बैंक की शाखा है। वहीं पर जो बड़े प्राइवेट बैंक हैं उनकी शाखा आपको छोटे छोटे बस्तियों में नहीं मिलेंगे, इसी कारण से नहीं मिलते हैं। तो पहली बार मध्यम वर्ग जो है उसने बैंकिंग को जाना 1969 ईस्वी के पश्चात ही। 1969 ईस्वी में इसीलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया ताकि मध्यम वर्ग का प्रवेश हो सके। उस समय का उच्च वर्ग तो था ही बैंकों में, मध्यम वर्ग पहली बार प्रवेश कर रहा था। और क्राइटेरिया क्या था बैंकों को राष्ट्रीयकृत करने का? तो 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा जिनकी भी संपत्ति है ना, उन सबको आज से सरकार का बैंक मान लिया जाएगा, राष्ट्रीयकृत कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना, रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज। स्वतंत्रता के बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा किसके द्वारा प्रेरित थी? तो पंडित नेहरू जी के द्वारा ही प्रेरित थी। पंडित नेहरू जी के द्वारा ही इसको प्रेरित किया गया था, वही चाहते थे कि इसको ऐड किया जाए। भारत में स्वतंत्रता के बाद पहली बार मुद्रा का मूल्यांकन कब किया गया? तो यह 1966 में सबसे पहली बार किया गया था। 1966 ईस्वी में सबसे पहली बार किया गया था। कितने 30 सवाल हो गए ना। अब हम कुछ जो फैक्ट्रियां स्थापित की गई थे पहले उन सवालों को करेंगे, फिर इसके पश्चात से आगे के सवाल हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। पहला है कि भिलाई इस्पात संयंत्र भारत में किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो यह यूएसएसआर की सहायता से स्थापित किया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की मदद से हुई थी? तो यह जर्मनी की मदद से हुई थी। इसका आंसर बी हो जाएगा। ये सब सवाल खूब पूछा जाता है गुरु, इसको जरूर याद रखना। पश्चिमी जर्मनी आपको लिखा हुआ दिखेगा। क्यों लिखा हुआ दिख रहा है भाई? क्योंकि उस समय जर्मनी का डिवाइड कर दिया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात हिटलर के कारण से जर्मनी को कमज़ोर करने के लिए जर्मनी को दो भाग में बांट दिया गया था। एक था कैपिटलिस्ट जर्मनी, पूंजीवादी जर्मनी, और एक था सोशलिस्ट जर्मनी जो यूएसएसआर के नियंत्रण में था। एक था कैपिटलिस्ट जर्मनी, और दोनों जर्मनी के बीच में बड़ी सी ऊंची सी वॉल खड़ा कर दिया गया था। तो जर्मनी का जब एकीकरण होता है दोबारा से, सबसे पहले उसी वॉल को गिराया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश ने भारत की सहायता की थी? तो इसमें यूएसएसआर ने ही मदद किया था। सी इसका आंसर हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। 1964 उस समय का बिहार, वर्तमान का झारखंड, बिहार
आज़ादी के पश्चात सबसे ज़्यादा औद्योगिकरण वाला राज्य था। झारखंड में जमशेदपुर, बोकारो, जितने भी आपको सिटी दिखते हैं, धनबाद दिखता, धनबाद जमशेदपुर एक ही हो गया, धनबाद अलग हो गया सॉरी, तो ये जितने आपको अलग अलग दिखते हैं ये सब उस समय बिहार का हिस्सा हुआ करता था। इसलिए बिहार उस समय के औद्योगिकरण का केंद्र था, सबसे तेज़ी से इसकी इकॉनमी बढ़ रही थी। लेकिन फिर दौर आया किसका? तो जिनका दौर अभी चल रहा है उन्हीं लोगों का। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश का सहयोग था? तो ब्रिटेन का सहयोग था। सी इसका आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन का सहयोग था दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में। मारुति सुजुकी भारत में किस देश की कंपनी के सहयोग से शुरू की गई? मारुति भगवान हनुमान का नाम है और सुजुकी बाहर की कंपनी थी। जापान, अमेरिका, कोरिया, जर्मनी, तो जापान के सहयोग से इसको शुरू किया गया था, जापान के सहयोग से। संजय गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान इसे माना जाता है। संजय गांधी जी का 1982 में जापानी कंपनी सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की गई थी। आईआईटी कानपुर की स्थापना किस देश का सहयोग था? तो अमेरिका ने इसमें सहयोग किया था आईआईटी कानपुर की स्थापना करने में। भेल की स्थापना किस देश की तकनीकी मदद से हुई थी? तो वेस्टर्न जर्मनी, उस समय का वेस्टर्न जर्मनी, बी इसका सी आंसर हो जाएगा। भेल हरिद्वार इकाई, भेल भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है ये हरिद्वार में है। इसकी इकाई किस देश की मदद से स्थापित हुआ था? जो हरिद्वार में इकाई है ये भी जर्मनी की मदद से ही स्थापित हुआ था, जर्मनी की मदद से स्थापित हुआ था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना में किस देश की प्रारंभिक तकनीकी सहायता रही? अमेरिका, फ्रांस, रूस, कनाडा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोचिए आपको यही एग्जाम में मिल जाए। इसका आंसर हो जाएगा कनाडा, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। कोरबा थर्मल पावर प्लांट की स्थापना में किस देश का सहयोग था? रूस, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका। तो रूस का सहयोग था, इसमें यूएसएसआर का सहयोग था। अगला है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है HAL। विच कंट्री इनिशियली एसोसिएटेड, इसमें किस देश ने हमें शुरुआत मदद किया था? तो जर्मनी ने मदद किया था, इसका आंसर ए हो जाएगा। HMT की पहले घड़ियाँ आती थी, HMT। आज भी बहुत सारे लोग HMT घड़ियों घर में सहेज कर रखते हैं। मेरे पास भी घर में रखा हुआ पिताजी की घड़ी है, वो चलती तो अब नहीं है लेकिन उसमें सुई घुमाना पड़ता है ऐसे। तो HMT की फैक्ट्री की किस देश की सहायता शुरू की गई थी? तो स्विट्ज़रलैंड। स्विस नाइफ, जो नाइफ होते हैं, और स्विस वॉच, ये दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ नाइफ और वॉच यही बनाते हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है। HMT घड़ियाँ स्विट्ज़रलैंड की तकनीकी सहायता से बनाई जाती थी, विशेषकर जो लिखा हुआ है उन्हीं के ब्रांड की मदद से। आज भी ये ब्रांड की कीमत सबसे ज़्यादा मानी जाती है दुनिया भर में। चेन्नई स्थित अशोक लेलैंड कंपनी की स्थापना में किस देश का सहयोग था? तो ब्रिटेन का था, इसका आंसर ए हो जाएगा। 1948 में इसको शुरू किया गया था। इंडियन ऑयल कंपनी की रिफाइनरी परियोजना में किस देश का सहयोग था? तो इसमें अमेरिका का सहयोग था। ठीक है। मैसूर लैंप्स की स्थापना में किस देश ने सहयोग किया था? तो इसमें ब्रिटेन ने किया था। जितनी छोटी बड़ी कंपनियां हैं उन सभी के बारे में बता देता हूं। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है, इसी ने सहयोग किया था। ये आज एरोप्लेन के इंजन वगैरह बनाते हैं। दो कंपनियां हैं एरोप्लेन के इंजन के क्षेत्र में मुख्य रूप से, एक है JE जिसको जनरल इलेक्ट्रिक कहा जाता है, एक है रॉल्स रॉयस जिसको RR कहा जाता है। रॉल्स रॉयस कार के अलावा जो सबसे ज़्यादा बनाती है, एयर इंडिया एक्सीडेंट के समय मैंने बताया था आपको, वो है कौन सा? तो वो है इंजन। ये रॉल्स रॉयस जिस परिवार का है ना, उस परिवार के भारत के साथ अच्छे रिलेशन रहे हैं। तो क्रायोजेनिक इंजन, आपने वो मूवी देखा है क्या? रॉकेटरी नाम है शायद, जो हमारे वैज्ञानिक जो हैं उनकी जीवनी पर बनी हुई है, R माधवन की मूवी। उसमें भी दिखाया हुआ है कि रॉल्स रॉयस जो परिवार था, जिस परिवार का यह उद्योग है, उन्होंने हमें मदद किया था इंजन बनाने को लेकर। शुरुआत के दिनों में इसरो को मदद किया था उन्होंने, और प्रत्यक्ष तौर पर अपना इंजन दे करके मदद किया था उन्होंने। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड BEL की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? तो ब्रिटेन के सहयोग से हुई थी, डी इसका आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु में स्थापित किया गया था 1954 में, ये भी याद रखिएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। क्या आपने इसका कोई सामान देखा है क्या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का? बताओ आपको कहाँ पर देखा होगा। आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, जैमर लगा होता है आपके हॉल में एक अटैची नुमा छोटा सा एक बक्सा नुमा रखा था, जिसको वहाँ पर बिजली से जोड़ करके रखा जाता है, जो ऑन होता है, वो जैमर होता है। उस पर देखिए कभी गौर से, उस पर BEL लिखा रहता है। खासतौर से अगर आपने UPSC वगैरह की एग्ज़ाम दिया होगा, उसमें BEL का जैमर रखा रहता है बड़ा सा, हर हॉल में टेबल पर आपको बड़ा सा दिखेगा। तो मोबाइल जैमर होते हैं जो इसी प्रकार की परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए जाते हैं। UPSC के परीक्षाओं को दिखता है, BPSC का मुझे अंदाज़ा नहीं है, शायद लगाए जाते होंगे जैमर।
तो पैराडीप पोर्ट के विकास में किस देश ने मदद की थी? पैराडीप उड़ीसा में है यह पोर्ट। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, रूस ने मदद किया था, रूस ने। ठीक है, ये उड़ीसा के तट पर है, पूर्वी तट पर भारत में। भारत की पहली कार कंपनी प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स किस देश से तकनीकी सहयोग प्राप्त करती थी? तो इटली के सहयोग से। इटली सबसे अच्छे कार बनाने वालों में से एक है, इटली जर्मनी, ये दोनों देश बहुत अच्छा कार बनाते हैं, जापान और अब अमेरिका भी। चीन इलेक्ट्रिक कार सबसे अच्छा बना रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने पहले किस विदेशी विमान निर्माता कंपनी से तकनीकी सहायता प्राप्त किया था? तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, फोके वुल्फ कंपनी जो थी, इसी से सबसे पहले उन्होंने तकनीकी सहायता प्राप्त किया था। ये जो है जर्मनी की कंपनी थी, भारतीय वायुसेना के लिए विमान डिजाइन किए थे जिन्होंने। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि नैवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन की स्थापना में किस देश की तकनीकी का उपयोग हुआ था? तो फ्रांस का तकनीक का उपयोग हुआ था, ए इसका आंसर हो जाएगा। इफ़को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव के संयंत्र में किस देश का तकनीकी सहयोग था? तो इसमें जापान ने हमें सहयोग किया था। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत के पहले सुपर कंप्यूटर जिसका नाम परम है को विकसित करने में किस देश से प्रेरणा ली गई थी? तो उस समय अमेरिका के तर्ज पर इसको डेवलप किया जा रहा था। भारत ने अमेरिका से सुपर कंप्यूटर प्राप्त नहीं होने पर, भारत ने अमेरिका से सुपर कंप्यूटर जब हमें नहीं मिला, तब हमने परम नामक कंप्यूटर स्वदेशी रूप से डिजाइन किया, जिसमें किसी का कोई सहयोग नहीं था। जिस प्रकार से कारगिल युद्ध के समय में हमने जीपीएस की मांग की थी अमेरिका से कि हमें जीपीएस दीजिए कि ऊंचे पहाड़ी एरिया में जो पाकिस्तानी सैनिक बैठे हुए हैं हमें उनकी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन उन्होंने हमें नहीं दिया। तब हम जाके हमने अपना जीपीएस बना लिया जिसका नाम नाविक है। जिस प्रकार से क्रायोजेनिक इंजन जो है वो अमेरिका और रूस दोनों ही चाहते थे कि भारत को कभी प्राप्त ना हो पाए, लेकिन हमने उसको प्राप्त कर लिया, हमने अपने स्वदेशी स्तर बना लिया। उसी प्रकार से परम नामक सुपर कंप्यूटर भी यही है जो अमेरिका ने बोला था कि हम कभी बना नहीं सकते हैं, लेकिन स्वदेशी स्तर पर हमने इसको बनाया था। तो इसका आंसर बी हो। अगला सवाल है कि मझगांव डॉक में पनडुब्बी निर्माण में किस देश का सहयोग है? तो मझगांव डॉक यार्ड जो लिमिटेड है इसमें फ्रांस के सहयोग से पनडुब्बियाँ बनाई जाती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। टिस्को ने किस देश से स्टील निर्माण तकनीक अपनाई थी? तो ब्रिटेन से टिस्को का स्थापित करने में ब्रिटेन का बहुत बड़ा योगदान था। भारत पेट्रोलियम की स्थापना में किस देश ने समर्थन किया था? तो यूके ने किया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत डायनामिक्स लिमिटेड बीडीएल की स्थापना में किस देश की तकनीकी शामिल थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, यूएसएसआर का था। यूएसएसआर के ही अधिकांश तकनीक ने हमें मदद किया है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगले पर चलते हैं। 31 नंबर से फिर कंटिन्यू करते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 का मुख्य लक्ष्य क्या था? आत्मनिर्भरता, औद्योगिकरण, निर्यात संवर्धन, सामाजिक कल्याण। इसका आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भरता का लक्ष्य 1961 में ही रख लिया गया था। 2 दिन पहले कल भी प्रधानमंत्री जी ने कासिम बोला है कि हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। आत्मनिर्भरता का हमने बहुत पहले लिया था कसम, लेकिन अभी तक भी हम पार्शली ही आत्मनिर्भर हो पाए हैं, कंप्लीट रूप से नहीं हो पाए हैं। ग्लोबलाइजेशन के दौर में कोई भी देश कंप्लीट रूप से आत्मनिर्भर हो भी नहीं सकता है। कैसे हो जाएगा जब पूरी दुनिया एक गांव बन के रह गया है, ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो आप आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं? आत्मनिर्भरता का तात्पर्य अब जो है नई अवधारणा, उसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा चीज़ जिसको लेकर हमें कोई देश ब्लैकमेल करे, उस चीज़ को हमें बना लेना चाहिए अपने स्तर से। यही आत्मनिर्भर का मतलब आज के दौर में। जैसे हथियार, ये जरूर हमारे स्वदेशी होने चाहिए, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कभी भी कि हम 100% आत्मनिर्भर हो जाए। दुनिया में कोई भी देश ऐसा अब हो ही नहीं सकता है। किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति को औपचारिक रूप से शुरू किया गया? तो यह चौथी पंचवर्षीय योजना थी। 1969 से 74, जिसमें हमने आधिकारिक रूप से ग्रीन रिवॉल्यूशन को हरी झंडी दी और शुरू किया। आधिकारिक रूप से इसको लॉन्च किया 1964 था या 69 से 74 था। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो इंदिरा गांधी जी के समय में दिया गया था। 1974 से 79 वाला जो था उसी में दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसका आंसर सी हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी ने 5वीं पंचवर्षीय योजना का दिया था, और आज भी ऐसी गरीबी है कि जा ही नहीं रही है, आज भी नहीं खत्म हुई है। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 ने किस क्षेत्र पर सबसे विशेष ध्यान दिया था? 85 से 90 के बीच में कह रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनर्जी सेक्टर पर इस समय सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। 7वीं योजना ने ऊर्जा उत्पादन और वितरण को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया ताकि औद्योगिक विकास को समर्थन मिल सके। हमें एनर्जी में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। इसका आंसर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 का थीम क्या था। थीम पूछा जा रहा है आपसे 2012 से 2017 और यह सबसे अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसके पश्चात से 2015 में नीति आयोग की स्थापना हो जाती है और नीति आयोग जो है वो पंचवर्षीय योजना को ख़त्म कर दिया जाता है। क्योंकि पंचवर्षीय योजना प्लानिंग कमीशन की मदद से चलाया जाता था, उसको ख़त्म कर दिया गया। अब नीति आयोग के द्वारा 5 वर्षीय, 15 वर्षीय, 20 वर्षीय और अब तो 2047 तक की हमने प्लानिंग कर ली है कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। इसलिए अब कोई अस्थाई हमारे डेवलपमेंट का 5-5 वर्षीय योजना टाइप का कोई प्लानिंग नहीं है। 15 वर्षीय एजेंडा हम डिसाइड करते हैं या फिर 2047 तक का एजेंडा डिसाइड करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ की अवधारणा रखी गई थी 12वीं पंचवर्षीय योजना में। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कि किस पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मिनिमम नीड्स प्रोग्राम को शुरू किया गया। तो ये शुरू किया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना में। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना था। इसका आंसर बी हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम को शुरू किया गया। चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं 20 पॉइंट्स प्रोग्राम को 20 सूत्री कार्यक्रम जिसको कहा जाता है, इसको किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। तो 38 का आंसर हो जाएगा बी, अर्थात 5वीं पंचवर्षीय योजना में 1975 में इसको शुरू किया गया। 20 सूत्री में था, 20 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। किसको लेकर के? तो गरीबी उन्मूलन और सामाजिक विकास को लेकर के, जिसमें से प्रमुख के मैं नाम बताता हूँ। जैसे गरीबी उन्मूलन है, रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, खाद्य सुरक्षा है, पर्यावरण का संरक्षण है, महिलाओं का सशक्तिकरण, कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण। इसी प्रकार से 20 कार्यक्रमों को डिसाइड किया गया था, जिसमें से कुछ के नाम अभी मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कि हरित क्रांति में कौन सा कीटनाशक सबसे अधिक उपयोग हुआ था। डीडीटी, मेलाथियोन, पैराथियोन, क्लोरोपाइरीफॉस। इसका आंसर हो जाएगा डीडीटी। डीडीटी का बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ था उस समय और ये डीडीटी बाद में कैंसर का कारण बन गया भारत में, खासतौर से उत्तर भारत के बेल्ट में कैंसर का सबसे बड़ा कारण यही बन गया। भारत में हरित क्रांति का दूसरा चरण कब शुरू हुआ? 1970 के दशक में, 80 के दशक में, 90 के दशक में, 2000 के दशक में। तो 1980 के दशक में हरित क्रांति का दूसरा फेज शुरू किया गया था। आज मैंने आपको बहुत सारे MCQ करवाए हैं इसमें से, और नेक्स्ट वीडियो में इसमें जितने MCQ बाकी हैं उन सभी को कंप्लीट कर लेंगे और भी MCQ ऐड करके मैं इसको कंप्लीट करवा दूंगा आपको। और फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो या ना पसंद आया हो, जैसा भी लगा हो, अपना फीडबैक अवश्य ही दें कमेंट करके कि कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है। समझ में नहीं आता है मुझे, इसलिए मैं पता नहीं शायद कुछ अनएक्सपेक्टेड MCQ भी हो जाते हैं। बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा, तभी आगे वीडियो आप आते हैं। थैंक यू।